नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हमारा जो ये सीरीज करने का मुख्य जो मोटो जो उद्देश्य है वो क्या है कि 2015 से लेकर के 21 मार्च 2021 तक है आरपीएससी के अधीनस्थ बोर्ड के जो हालिया वर्षों में लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चन हैं जीके के उनको हम टू द टॉपिक लेकर के उनका सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि फलाने टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। आमतौर पे क्या साथियों, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर या आंसर के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो लगभग 12-13 क्वेश्चन तो वही आ जाते हैं, साथ में आपको उस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हो सके, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, साथ में उससे जुड़े अन्य कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये उद्देश्य है। जैसे कि आज का हमारा जो क्लास है इसमें मैंने जो टॉपिक लिए हैं वो त्यौहार के हैं कि इन लेटेस्ट भर्ती में त्यौहार को लेकर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। दूसरी बात है, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, जीके विद राकेश जांगीड़ के अंतर्गत है। तो आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान पुलिस भर्ती में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है, देखिएगा, इसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित नहीं है। कुंभलगढ़ जो त्योहार है यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में एक पर्व या जलसे का आयोजन है, कौन से राजा से जुड़ा हुआ है, किस राजा ने इस त्योहार का प्रारंभ किया था। राणा मोकल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद खिलजी ने या फिर राणा कुंभा ने किया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन है पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा राणा कुंभा है। तो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत की थी और कुंभलगढ़ के अंतर्गत हम बात करते हैं। एक बात और दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ के अंतर्गत है यहाँ पर मेला लगता है, कौन सा, हल्दी घाटी का मेला है। तो कुंभलगढ़ में दोस्तों हल्दी घाटी का मेला भी लगता है और वह कब लगता है, जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती आती है। जयंती यूं कहें ज्येष्ठ की सुदी की तीज को, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को है कुंभलगढ़ का जो फेस्टिवल है दोस्तों, इसका मेला भी लगता है। और इस कुंभलगढ़ पर्व की शुरुआत है वो कौन से राजा से मानी जाती है, तो राजा कौन सा है, राणा कुंभा है, जिनका कार्यकाल आप पढ़ोगे हिस्ट्री के अंतर्गत है 1433 से लेकर के 1468 तक आ जाता है। और दोस्तों राणा कुंभा को कहते हैं कला का, कलम का और कटार का। तो कला, कलम और कटार का आपसे पूछा जाए धनी किसे कहते हैं, तो वह कौन सा है, राणा कुंभा है। क्योंकि राणा कुंभा ने कला की बात करते हैं तो कला प्रेमी था, इसने बहुत सारे दुर्गों का, बहुत सारे मंदिर का निर्माण भी कराया है। एग्जाम्पल के अंतर्गत है बोमट दुर्ग है, बेराट दुर्ग है, अचलगढ़ है, बसंतगढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ इत्यादि का इसने निर्माण कराया है। कलम की बात करें तो बहुत बड़ा साहित्यकार था कुंभा, जिसने संगीत राज ग्रंथ लिखा है, 5 खंडों में लिखा है। और कटार की बात करें तो इसने बहुत बड़े बड़े सारंगपुर युद्ध है या चंपानेर की संधि को अपनी तलवार से, अपनी कटार के बलबूते से सिद्ध किया था और विजय पाई थी। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राणा कुंभा रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत दोस्तों ये आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें क्या पूछ रहा है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। तो राजस्थान में किस शहर में उर्स का आयोजन होता है। पहली बात आपसे पूछा जाए उर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उर्स का मतलब क्या होता है, आत्मा होती है ना, वो शरीर से निकल करके किससे मिलती है, परमात्मा से मिलती है। तो उर्स का शाब्दिक जो अर्थ है ना वह क्या दोस्तों, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलाप या मिलन होता है। और ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत है? तो यह प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया था। इसका उर्स का आयोजन कहाँ पे होता है? जैसा कि सबको पता ही है, विदित है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान है पितु पूरे देश का, भारत का जो मक्का कहते हैं वो किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं, क्योंकि अजमेर में जो दरगाह है वो किन की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, इनकी जो दरगाह है दोस्तों वह कहाँ पे है? अजमेर में है। और अजमेर में इनका जो उर्स लगता है वह लगता है कौन से महीने में? देखिए रजब, रजब, रजब यानी कि रब को प्यारे हुए, यानी कि इनका जो इंतकाल हुआ था वो रजब के महीने में हुआ था। तो रजब की तारीख आपसे पूछी जाएगी, 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक इनका उर्स बरता है। 1 से लेकर के 6 तारीख तक इनका उर्स बरता है, क्योंकि रजब की 6 तारीख को इनका देहांत हुआ था, इसीलिए रजब की 1 से लेकर के 6 तक इनका उर्स लगेगा। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया ये। अब अगली बात है, इस उर्स का जो आगाज है, इस उर्स का जो आपसे पूछे शुरुआत है वह कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। और इस उर्स का जो आगाज करता है वह गोरी परिवार, एक परिवार है जो महमूद गोरी के परिवार से ही ताल्लुक़ रखता है, वो गोरी परिवार इस उर्स का आगाज़ करता है दोस्तों। और ये गोरी परिवार राजस्थान में कौन से ज़िले का रहने वाला है? तो राजस्थान में ये गोरी परिवार दोस्तों भीलवाड़ा ज़िले का है, यह इस उर्स का आगाज़ करता है। अगली बात और करें कि इनका जो उर्स है वर्ष 2021 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स भरा गया था? तो इनका 809वां उर्स इस बार भरा गया था। दूसरी बात आपसे पूछे, इसकी शुरुआत कौन करती है? गोरी फैमिली करती है, झंडा फहराती है। शुरुआत कब से होती है? रजब की 1 तारीख से होती है। और कब तक चलता यह है? 6 तारीख तक चलता है। और इसे भारत का मक्का भी कहते हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे आ जाती है। और चिश्ती सिलसिले की जो प्रधान पीठ है राजस्थान के अंतर्गत साथियों, तो वह कहाँ पे है? अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? इसका सी रहेगा, अजमेर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि बीकानेर के अंतर्गत है, बीकानेर के अंतर्गत है ऊंट, बीकानेर में ऊंट का जो फेस्टिवल है वह कौन से खालिस्तान महीने में है? इसने महीना पूछा है साथियों। और ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछा गया था कि कैमल फेस्टिवल है वह कौन से महीने में लगता है? आमतौर पे तो क्या है, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, हाथी महोत्सव जिले पूछते हैं, लेकिन आजकल क्या दोस्तों, आजकल इन फेस्टिवल के महीने पूछते हैं। फेस्टिवल देख करके और सामने महीने देख करके मिलान करना आता है, ऐसे प्रश्न भी आ जाता है, तो आपको इनके महीने भी पढ़ने हैं। देखो ऊंट एक जानवर है, ऊंट जानवर है जनवरी के अंतर्गत, ऊंट जानवर है जनवरी के अंतर्गत है। तो ऊंट पशुधन की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। तो ऊंट पशुधन की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। तो ऊंट फेस्टिवल कौन से महीने के अंतर्गत लगता है? जनवरी में लगता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ऊंट फेस्टिवल कहाँ लगता है दोस्तों? तो बीकानेर के अंतर्गत लगता है। अब एक बात और आपको मैं बताऊं, ऊंट से जुड़ी विशेषता बीकानेर से लगभग आएगी। जैसे कौन कौन सी, तो आप यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम के माध्यम से कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले एक आएगी ऊंट का अनुसंधान केंद्र। दूसरी बात है ऊंटनी के दूध की डेयरी, ऊंटनी के दूध की डेयरी। और इसके अलावा बात पढ़ोगे, ऊंट से ही बनती है कॉपी, ऊंट का ही एक उत्पाद है कौन सा? बाखला। और ऊंट से की ही कला कौन सी? उस्ता कला है। तो इन तमाम का जो क्षेत्र है वो बीकानेर का है। जैसे ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्रांकन होता है उसे क्या बोल देते हैं? उस्ता कला। कहाँ की प्रसिद्ध? बीकानेर की है। ऊंट के जो बच्चे के बाल होते हैं, ऊंट के जो बाल होते हैं, ऊंट के बाल होते हैं और सूत है, इन दोनों को मिलाकर के एक चद्दर या रजाई बनती है जो सर्दी में काम आती है। आपसे पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तीसरी बात देखिए,
ऊंट की खाल से एक पात्र बनता है जो क्या काम करता है, पानी को ठंडा रखता है। तो पानी को कोल्ड रखने का एक पात्र है, पानी को कोल्ड रखने का एक पात्र है। इस पात्र को क्या बोलते हैं, कॉपी कहते हैं। ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे है, बीकानेर के अंतर्गत है। और ऊंट का जो अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, तो वह कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे ऊंट को लेकर के, वो कौन सी, आज से पूछे ऊंटों का बिक्री की दृष्टि से, तो ऊंटों का बिक्री की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला आपसे पूछा जाएगा साथियों, तो कौन सा रहेगा, तो सर जी पुष्कर रहेगा। तो ऊंटों का बिक्री की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बताइए सर, तो उत्तर है पुष्कर का। बाकी बातें कहाँ की, बाकी बातें बीकानेर की आ जाती है। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है। 3 नंबर क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने। 3 नंबर में क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बैसाख शुक्ल तीज को और सावन कृष्ण पंचमी को कौन कौन से त्यौहार आते हैं। एक तो उसने क्या पूछा, बैसाख शुक्ल तीज, एक पूछा सावन कृष्ण पंचमी को कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं। तो देखिए भाई इसमें कौन कौन से त्यौहार है, बड़ी तीज ऋषि पंचमी, आखा तीज नाग पंचमी, छोटी तीज बसंत पंचमी, छोटी तीज बसंत पंचमी। देखो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, त्यौहार ऐसे हैं जिसमें उत्तर उसी के अंदर छिपे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हिंट से याद हो जाएंगे। यह प्रश्न भी राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में आया था ये प्रश्न, 13/20 के अंतर्गत है। सुनिए इसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे बैसाख। देखो बैसाख को संधि करें, संधि करो, बैसाख आख, बैसाख आख। तो बैसाख में त्यौहार कौन सा आ गया, आखा तीज है। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, एक तो आखा तीज आ ही रहा है, तो बैसाख आखा तीज आ रहा है। और इस आखा तीज को साथियों अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो आखा तीज को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। आखा तीज को ऐबुज सावा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा साथियों बाल विवाह होते हैं। और बैसाख की शुक्ल की तीज को ही कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा सतयुग चलाया गया था, देवताओं के द्वारा द्वापर युग चलाया गया था, देवताओं के द्वारा त्रेता युग चलाया गया था। तो जब देवताओं ने त्रेता युग चलाया, देवताओं ने द्वापर युग चलाया, देवताओं ने सतयुग चलाया था, तो तिथि उसने चुनी थी बैसाख की शुक्ल की तीज। तो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और बैसाख की शुक्ल की तीज को आखा तीज आती है। और इस आखा तीज की हम बात करते हैं तो इस दिन है 7 अन्न की पूजा होती है, 7 अन्न का पूजन होता है। और इसके अलावा खीचड़ा बनाया जाता है, एक खीचड़ा पकवान बनता है, खीचड़ा पकवान बनता है। और एक इसको क्या बोलते हैं, गलवाणी पकवान बनता है। तो गलवाणी पकवान बनता है, खीचड़ा पकवान बनता है, 7 अन्न की पूजा होती है और हल की पूजा भी की जाती है। तो वह किस त्यौहार पे की जाती है दोस्तों, वह आखा तीज पे की जाती है। और अब दूसरा बात सुनिए, ये दे रहा है सावन की कृष्ण की पंचमी। देखो सावन का महीना है, सावन का महीना है, सावन के महीने में ज़्यादा बरसात है, ज़्यादा बरसात आती है। तो बरसात ज़्यादा बरसती है तो बिलों में पानी जाता है, तो उससे सांप निकलते हैं और सांप डसते हैं लोगों को। इसीलिए सांप की पूजा कौन से महीने में करते हैं दोस्तों, तो सावन के महीने में करते हैं। तो सावन की कृष्ण की पंचमी नाग पंचमी। देखो नाग काले होते हैं तो सावन का कृष्ण पक्ष आ गया, नाग काले होते हैं तो कृष्ण पक्ष आ गया। तो सावन की कृष्ण की पंचमी को नाग पंचमी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उस पर चलते हैं। तो देखिएगा आपके सामने, यह है रहा स्क्रीन पे। तो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि नेवले की पूजा कौन से दिन की जाती है। और ये जो क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बात करते हैं, 4 ऑप्शन है, गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी ग्यारस और नेवला अष्टमी है।
तो सुनिए, सबसे पहले नेवला नवमी है, अष्टमी आती नहीं है, तो ये तो इसका गलत ही रहेगा, नेवला नवमी आती है। लेकिन बात करते हैं, ये जो सांप की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है, वो भी सावन के महीने में है, और नेवले की पूजा होती है वह भी सावन के महीने में है। तो अब जो नेवला होता है ना, वो सांप से छोटा होता है। नेवला होता है सांप से छोटा, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी नेवला सांप से युद्ध करता है, और इतना लंबा इनका युद्ध चलता है कि इस युद्ध में नेवला क्या करता है, सांप को आखिरकार जकड़ के मार देता है। वो सांप को निडर होकर के मार देता है। नेवला जो सांप को मारता है ना, वह मारता है निडर होकर के, इसीलिए इसको नेवला नवमी भी कह सकते हो, इसको आप निडरी नवमी भी कह सकते हो। इसके दो नाम हैं, इसको नेवला नवमी भी कहें या निडरी नवमी भी कहें, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, चलेगा। इसका राइट आंसर यही रहेगा, निडरी नवमी रहेगी है। जबकि अपनी दूसरी बात करें कि गुरु पूर्णिमा है, तो साथियों गुरु पूर्णिमा आती है वेद व्यास जी के जन्मदिन के ऊपर, और आषाढ़ की पूर्णिमा को बनाई जाती है। योगिनी ग्यारस क्यों बनाते हैं? योगिनी ग्यारस इंसान ने जितने जो पाप किए हैं, तो पापों से मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्ति चाहने के लिए योगिनी ग्यारस आती है। और योगिनी ग्यारस भी कौन से महीने में आती है दोस्तों? तो आषाढ़ के महीने में है। नेवला अष्टमी को त्यौहार है ही नहीं, तो इसका राइट क्या रहेगा? निडरी नवमी ही रहेगा है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6, नेक्स्ट है वो देखिएगा। 6 में क्या दे रखा है कि विक्रमी संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्न त्योहारों को क्रम से जमाना है, आपको क्रम से रखना है, शुरू से लेकर के अंत तक। यूं कहें चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक इनको साथियों क्रम में रखना है। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बात करते हैं, इसमें दे रखा है गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है दोस्तों, इनको महीने लिखने पड़ते हैं। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में पूछा गया था। गणेश चतुर्थी आती है भादवे के महीने में है, तो भादवे की शुक्ल की चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। और जो दीपावली का जो त्यौहार है वह आता है कार्तिक के महीने के अंतर्गत है। जन्माष्टमी भी आती है दोस्तों कौन से महीने में? भादवे के महीने में है। और गणगौर सबसे पहले आती है चैत्र के महीने में है। लेकिन अब बात करते हैं, पहले चैत्र के महीने में गणगौर आती है, तो चैत्र की शुक्ल की तृतीया त्यौहार कौन सा आ गया? गणगौर आ गया। तो पहले क्या रहेगा? डी, इसका ऑप्शन राइट रहेगा। फिर इसके बाद देखेंगे भादवे के 2 आ रहे हैं। तो देखो कृष्ण जन्माष्टमी भादवे की कृष्ण पक्ष में आती है, और पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष आता है। तो गणेश चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष में, तो पहले सी आएगा इसमें कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आएगा गणेश चतुर्थी, और कार्तिक महीने में आ जाएगी दीपावली। तो इसका राइट आंसर है DCAB, DCAB इसका पहला ही राइट आंसर इसका आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है। तो 7 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछ रहा है वो, कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। त्यौहार कौन सा आ गया? निर्जला 11। तिथि कौन सी दी इसने? ज्येष्ठ की शुक्ल की 11 को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इसने दी है कब? आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई जाती है। बड़ी जो तीज है वह भादवे की कृष्ण तीज को मनाई जाती है। अब पूछ रहा है कि त्योहारों से संबंधित जो तथ्य है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है कौन कौन से सही हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर है, सभी सही। तो सुनिएगा, निर्जला 11 है। सुनिए, सबसे पहले अपने बात करें निर्जला 11 की है। तो निर्जला जो 11 है, निर्जला 11 है, इसमें पूरे दिन निर्जल के रहते हैं, पूरे दिन जल का सेवन नहीं करते, निर्जल के रहते हैं, पूरे दिन जल नहीं पीते, निर्जल रहते हैं। और निर्जला 11 कौन से महीने के अंतर्गत आती है? ज्येष्ठ की शुक्ल की 11 को है। तो ज्येष्ठ की शुक्ल की 11 को व्रत आता है जिसमें पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत किया जाता है। और इस दिन जो राहगीर होते हैं उनके लिए छबीलें लगाई जाती है, पान शरबती उन लोगों को पिलाई जाती है, पुण्य का भागीदार लिया जाता है। कहते हैं जितनी भी जो 11 है, तमाम 11 का जो व्रत है वो ज्येष्ठ की शुक्ल की 11 को करने से मिल जाता है। अब पूछ रहा है गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को, तो ये इसने दिया है कि जो गुरु पूर्णिमा है वह दे दी इसने आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। याद कैसे करोगे? देखो जो गुरु होते हैं ना, गुरु वो क्या देते हैं? आशीष देते हैं। गुरु क्या देते हैं? आशीष देते हैं। तो गुरु आशीष देते हैं, वहाँ आपको सिर्फ हिंट मिलनी चाहिए कि आशीष यानी कि आषाढ़,
आषाढ़ की पूर्णिमा को त्यौहार कौन सा आ गया? गुरु पूर्णिमा आ गया, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा देखो, बै से बड़ी तीज, बै से बड़ी, बै से बुढ़ी। देखो जो बड़ा होता है वह व्यक्ति बुढ़ा होता है। कहते हैं अपने बोलते हैं कि बहुत ही भद्र पुरुष है, बहुत ही महान पुरुष है, बहुत ही भद्र पुरुष है। यानी कि जो व्यक्ति बुजुर्ग होगा ना, महान व्यक्ति होगा, उसे भद्र पुरुष कहते हैं। महान जो बुजुर्ग होता है वो बुढ़ा भी होता है, वो बड़ा भी होता है। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, भादवे की कृष्ण की तीज को बनाई जाती है। तो इसका राइट क्या रहेगा? सभी सही है, यानी कि इसमें सारे के सारे करेक्ट आ जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है, यह पूछ रहा है कहाँ लगता है। अजमेर में लगता है ख्वाजा साहब की दरगाह पर, या फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे लगता है, या गलियाकोट में लगता है फखरुद्दीन के दरगाह पे, या दिल्ली में लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह पे। सुनिए साथियों, मैं बात करूं राजस्थान के अंतर्गत दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो पीठ है, तो एक नदी आएगी जो उल्टे यू आकार में बहती है। तो उल्टे यू आकार में बहती है, और जो जगह विशेष तर आएगी ना, तो वह जगह कौन सी है? गलियाकोट है। और ये जो गलियाकोट पड़ता है साथियों, ये गलियाकोट पड़ता है कहाँ पे? डूंगरपुर में पड़ता है। इसी गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत अपने बात करते हैं, सबसे खास बात है तो वो क्या है? इस गलियाकोट डूंगरपुर में फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत हैं फखरुद्दीन चिश्ती, संत फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पे इनका जो उर्स लगता है ना, वह लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को। तो मुहर्रम की 27 तारीख को फखरुद्दीन की जो दरगाह है वहाँ पे उर्स लगता है। और फखरुद्दीन के दरगाह साथियों कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत है। गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत एक बात और करते हैं, राजस्थान की एक कला प्रसिद्ध है, और उस कला का नाम क्या है साथियों? रमकड़ा कला है। तो राजस्थान की जो रमकड़ा कला है वो कहाँ की है? गलियाकोट डूंगरपुर की है। इस रमकड़ा कला में क्या होता है? एक घिया पत्थर होता है। इस घिया पत्थर से क्या बनते हैं? खिलौने बनते हैं, मूर्तियाँ बनती है। तो घिया पत्थर से खिलौने या जो मूर्तियाँ बनती है घिया पत्थर से, उस काम को क्या कहते हैं? उस काम को रमकड़ा कला कहते हैं। और राजस्थान में रमकड़ा कला का प्रधान केंद्र कौन सा साथियों? गलियाकोट डूंगरपुर है। इसी गलियाकोट डूंगरपुर की एक बात और प्रसिद्ध है, यहाँ पे आदिवासियों की गोबर की गेर है। तो गोबर की जो गेर, राजस्थान में गोबर से जो होली खेली जाती है, गोबर की जो गेर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट की प्रसिद्ध है। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि बहुत सारी गेर होती है। कोई आप पढ़ोगे पत्थर मार है, तलवारों की है, लठ मार है, देवर भाभी के कोड़ा मार, बहुत सारी गेर आएगी। वो ट्रिक से मैं याद करा दूंगा। देखो गलियों में क्या गोबर बिखरा रहता है, गोबर होता है ना वो पशुओं का, वो गलियों में बिखरा रहता है। तो गोबर गलियों में बिखरा रहता है। तो गलियाकोट की कौन सी गेर? गोबर गेर प्रसिद्ध है। रमकड़ा कला कहाँ की प्रसिद्ध? गलियाकोट की प्रसिद्ध है। मुहर्रम की 27 तारीख को फखरुद्दीन का दरगाह कहाँ लगता है? गलियाकोट में। और ये फखरुद्दीन की जो दरगाह है साथियों, यह किस संप्रदाय की है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए, इस गलियाकोट में माही नदी में आकर के एक नदी मिलती है। माही में आकर के कौन सी नदी मिलती है? तो वो कौन सी नदी मिलती है? अनास नदी भी मिलती है। तो यहाँ पे माही में आकर के अनास नदी का भी विलय होता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 9 नंबर है कि विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतलाष्टमी, यह प्रश्न पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। शीतलाष्टमी कब आती है साथियों? तो तिथि रहती है यह, तिथि कौन सी रहेगी? चैत्र कृष्ण की अष्टमी। चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को 3 बड़े बड़े पर्व हैं, 3 बड़े बड़े पर्व रहेंगे साथियों। कौन कौन से? एक तो है शीतला अष्टमी, इसी चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को बनाई जाती है। इसी चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को एक पर्व आता है, एक नृत्य आता है। वह नृत्य कौन सा है? गुड़ला अष्टमी।
और इसी चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर देव हैं कौन से? ऋषभ देव जी। तो इसी अष्टमी को किसकी जयंती है? ऋषभ देव जी की जयंती है। तो इन तमाम का जो मेला लगता है वो इसी चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को लगता है, चैत्र कृष्ण की अष्टमी को लगता है, चाक्षु जयपुर के अंतर्गत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 10। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है और त्योहारों का अंत खालिस्तान किस त्योहार से होता है? यह 2019 में पूछा गया है, इस पर लेख परीक्षा के अंतर्गत है। तो हरियाली तीज से त्योहार खत्म होते हैं, या चतड़ा चौथ से होते हैं, या शीतला अष्टमी से होते हैं, या गणगौर से होते हैं। तो सुनिए साथियों, एक कहावत आती है, कौन सी? तीज त्योहारारी बावड़ी, तीज त्योहारारी बावड़ी, ले डूबी गणगौर। देखिए, तीज से त्योहारों का हम बात करते हैं तो तीज से त्योहारों का आगाज होता है। जो सावन तीज है वहाँ से त्योहारों का आगाज होता है। त्योहारों को जो ले डूबती है वो कौन सी है? गणगौर है। यानी कि हम बात करें त्योहारों का जो एंड होता है, त्योहारों का जो समापन होता है साथियों, वह किससे माना जाता है? गणगौर से होता है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गणगौर है वो जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अगले क्वेश्चन में गणगौर का प्रश्न और भी है जिसमें पूरी डिटेल से अपने पढ़ेंगे गणगौर को लेकर के हैं। तो सुन लीजिए, त्योहारों की एंड होता है गणगौर से होता है, लेकिन जब भी कोई शुभ काम संपन्न हो जाता है तो शुभ काम का संपन्न हो जाने पर अंत में कौन सा गीत गाया जाता है? बंधावा गीत गाया जाता है। तो शुभ काम संपन्न होने पे बंधावा गीत गाया जाता है। त्योहारों का जो एंड होता है वो किससे होता है दोस्तों? तो गणगौर से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन एग्जाम के अंतर्गत 2020 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बाद में क्या है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो यह प्रश्न, यह क्वेश्चन RSMSSB राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो इस प्रश्न को साथियों डिलीट कर दिया गया। तो विशेष को त्योहार विशेष पे नहीं, अपने गणगौर के मान सकते हैं। गणगौर पे भी होता है, बड़े बड़े पर्व के ऊपर, सावन तीज पे भी होता है। तो कोई पर्टिकुलर एक त्योहार का इसमें उल्लेख नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2019 में। ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है? तो कौन से शहर में होली के अवसर पे रम्मत का आयोजन होता है? ऑप्शन है करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है। तो बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज हुए थे? इन दोनों को लेकर के हैं। सुनिए किस प्रकार से प्रश्न बनेगा ये। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा ये। अब बात करते हैं, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। सुनिए, इसके अंतर्गत है। अब मैं रम्मत की अगर बात करूं साथियों, अगर मैं रम्मत की बात करूं इसके अंतर्गत है, तो सुनिएगा कि राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, एक कवि का नाम आएगा तेज कवि। राजस्थान के अंतर्गत है तेज कवि ने एक रचना लिखी थी, कौन सी? स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी रचना लिखी थी और इस स्वतंत्र बावनी रचना से रम्मत का जन्म हुआ है। तो रम्मत जो नाटक है इसका जो उद्भव हुआ है वह कौन से साहित्य से माना जाता है? स्वतंत्र बावनी से माना जाता है, जो कि किसने लिखी थी? तेज कवि ने लिखी थी। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान तेज कवि ने यह रचना महात्मा गांधी जी को सप्रेम भेंट की थी। इसमें क्या है, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो त्याग बलिदान किया है उनका इसने उल्लेख किया था। अब उन्हीं नाटकों को, उन्हीं प्रसंगों को नाटकों के माध्यम से दिखाया जाता है, जिनको क्या बोल देते हैं? रम्मत बोलते हैं। लेकिन रम्मत का जो उद्भव या जन्म हुआ था ना, ये गौर से सुन लीजिए, रम्मत जन्मी कहाँ पे? तो
तो रम्मत का जो जन्म हुआ था साथियों वह कहाँ पे हुआ था, जैसलमेर में हुआ था, क्योंकि जो तेज कवि थे ना वो कहाँ के थे साथियों, जैसलमेर के थे। तो रम्मत का जो जन्म इन्होंने दिया वो जैसलमेर में दिया था। कौन सी रचना के माध्यम से दिया था, स्वतंत्र बावनिक नाटक लिखा था, इससे रम्मत का जन्म हुआ है। लेकिन अब दूसरी बात पलट के आएगी। पलट के बात क्यों आएगी कि राजस्थान में रम्मत का प्रधान जो केंद्र है वह कौन सा है। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत इसका जो प्रधान केंद्र है वह है कौन सा शहर, बीकानेर है। तो राजस्थान में रम्मत का प्रधान केंद्र कौन सा शहर है, बीकानेर है। बीकानेर के अंतर्गत क्या होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े पाट होते हैं। तो लकड़ी के बड़े बड़े पाट के ऊपर इस नाटक को दिखाया जाता है। लकड़ी के बड़े बड़े पाट के ऊपर इसको दिखाया जाता है, इसीलिए बीकानेर में इसको क्या बोल देते हैं साथियों, बीकानेर में रम्मत को क्या बोलते हैं, पाटा संस्कृति कहते हैं। तो बीकानेर में रम्मत को पाटा संस्कृति कहा जाता है। दूसरी बात है बीकानेर में रम्मत जहाँ नाटक दिखाते हैं उसका मेन एक चौक है, वो चौक कौन सा है, तो वो चौक कौन सा है, आचार्यों का चौक आ जाता है। रम्मत नाटक जब बीकानेर में करते हैं तो रम्मत नाटक में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रम्मत नाटक जब किया जाता है तो रम्मत नाटक में रबाज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और इस रबाज वाद्य यंत्र में कुल तार कितने होते हैं साथियों, तो इसमें कुल तारों की संख्या कितनी होती है, 12 तार होते हैं और ये तत्व श्रेणी का वाद्य यंत्र है। लेकिन जब रम्मत नाटक दिखाते हैं तो रम्मत नाटक के अंतर्गत कौन से देवता की फड़ की पूजा होती है, तो कौन से देवता की फड़ बांधते हैं, तो रम्मत नाटक में रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है। और रामदेव जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रावण हत्था का प्रयोग होता है। वापिस सुन लीजिए। अब आपसे पूछे रम्मत का जन्म किसने दिया, तो रम्मत का जन्म देने वाले कौन थे साथियों, तेज कवि थे। कौन सी रचना के माध्यम से दिया, रचना लिखी थी स्वतंत्र बावनी। आपसे पूछे रम्मत का जन्म कहाँ हुआ था, तो जैसलमेर में। लेकिन इसने क्या पूछा, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भाई रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है सर जी, बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में रम्मत को क्या बोल देते हैं, पाटा संस्कृति कहा जाता है। बीकानेर में रम्मत का प्रधान केंद्र कौन सा है, तो आचार्यों का चौक। आपसे पूछे सर जी कि रम्मत नाटक में वाद्य यंत्र किसो बजावा, तो रम्मत में रै से रहमत, रै से रबाज, रम्मत में कौन सा बजता है, रबाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन रम्मत नाटक में कौन सी देवता की फड़ बांधते हैं, रामदेव जी की फड़ बांधी जाती है। अब वापिस आते हैं अपने मेन प्रश्न पे कि रम्मत नाटक में कौन से शहर में रम्मत का आयोजन होता है, तो भाई बीकानेर के अंतर्गत है, बीकानेर इसका राइट आंसर है। और पाटा संस्कृति भाई इसको कहाँ बोलते हैं, बीकानेर में ही कहा जाता है। तो यह रहेगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 13 नंबर भाई। यह प्रश्न भी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। इसमें सुन लीजिए, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार, ये थोड़ा वर्ष यहाँ पे गलत लिखा गया है। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक है, कितने दिन तक मनाया गया है, 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन है। इस एग्जाम में पूछा गया है कि गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। सुनिए 14, 15, 18, 19 कितनी अवधि तक है, सुनिएंगे इसके बारे में। हम बात करते हैं गणगौर का त्यौहार शुरुआत कब होती है, चैत्र कृष्ण एकम, जिसको दुलंडी या गिर कहते हैं। चैत कृष्ण की एकम, चैत्र कृष्ण एकम से गणगौर का पर्व शुरू होता है। गणगौर का पर्व शुरू होता है और प्रॉपर जो गणगौर आती है वह कब आती है, चैत्र शुक्ल की तीज को। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं और ये 13 दिन होते हैं। 3 होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 3 दिन, जैसे चैत्र शुक्ल एकम, दूज, तीज। 15 और 3 कितने हो गए, 18। तो गणगौर का जो पर्व चलता है भाई कितने दिन चलता है, 18 दिन तक चलता है। और गणगौर का जो अंतिम जो दिन होता है ना, गणगौर के अंतिम दिन को क्या कहा जाता है, बोलावणी कहा जाता है। तो गणगौर के अंतिम दिन को बोलावणी कहते हैं। ध्यान रहे, एक नाटक आता है गवरी,
और गौरी जो नाटक चलता है 40 दिन, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला नाटक है गौरी, और गौरी नाटक चलता है 40 दिन। गौरी नाटक के अंतिम दिन को भी क्या बोलते हैं, बोलावणी। गणगौर के अंतिम दिन को बोलते हैं बोलावणी। गणगौर चलता है कितने दिन चलता है, 18 दिन चलता है। एक बात और रहेगी, राजस्थान के अंतर्गत 18 जो राजस्थान के अंतर्गत 18 जो दुर्ग बनाए थे, वो बनाए थे हसमत वाले राजा ने बनाए थे, मालदेव ने बनाए थे। मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहते हैं, तो मालदेव है, इसको हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, पुरुषार्थी राजा भी बोल देते हैं। और मालदेव को बोलते हैं 52 युद्धों का विजेता। तो 52 जो युद्ध हैं उनका जो विजेता है वो किसे कहा जाता है, मालदेव को कहते हैं। मालदेव ने पश्चिमी राजस्थान में 18 दुर्ग का निर्माण करवाया था, और राजस्थान के अंतर्गत 18 दिन चलता है। वह कौन सा त्यौहार है साथियों, तो गणगौर का त्यौहार है। गणगौर का जो त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मनाया जाता है, जिसमें अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए गण और गौर की पूजा करती है। गण भगवान शिव का प्रतीक है, गौर माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव, सर्दियों का जो उत्सव लगता है वो कौन सी जगह पे मनाया जाता है। सुन लीजिए साथियों, चाहे राजस्थान में सर्दियों का आ जाए, चाहे राजस्थान में गर्मियों का आ जाए, सर्दी का आ जाए चाहे गर्मी का आ जाए, दोनों का उत्सव भाई एक ही जगह लगेगा। कहाँ पे सर जी, तो वो जगह कौन सी है, माउंट आबू में लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, गर्मियों का उत्सव माउंट आबू में कौन से महीने में लगता है, तो गर्मियों का उत्सव ग्रीष्म ऋतु महोत्सव कब लगता है, जून के महीने में। और सर्दियों का कब शुरू होता है, दिसंबर में शुरू होता है। और ख़त्म कब होता है भाई, तो ख़त्म होता है जनवरी के अंतर्गत ख़त्म होता है। तो चाहे सर्दी आ जाए चाहे गर्मी आ जाए, दोनों उत्सव हैं वो लगेंगे माउंट आबू में ही लगेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्गत इसने क्या पूछा है, राजस्थान के अंतर्गत मूल रूप से मांड महोत्सव। तो राजस्थान में मूल रूप से जो मांड महोत्सव है वह कौन से त्योहार को, फेस्टिवल को मनाया जाता, कहा जाता है। तो बात करते हैं कोलायत, मारवाड़, चंद्रभागा और कबीर यात्रा है। तो कौन से उत्सव को मांड महोत्सव कहा जाता है, तो कौन से फेस्टिवल को भाई मांड महोत्सव कहते हैं। साथियों इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि मांड महोत्सव के अंतर्गत है, देखो कोलायत इसने दे रखा है, कोलायत का दे रखा है, तो भाई कोलायत वाला तो नहीं है यहाँ पे, तो फेस्टिवल लगता है सिर्फ कैमल महोत्सव लगता है। और कोलायत वाला जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो क्षेत्र है, यह जंगल प्रदेश का भाग है। लेकिन राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र आ जाता है, जोधपुर का क्षेत्र आ जाता है, इस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, मांड क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रदेश को क्या बोलते हैं, मांड क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाना गाने की जो राग है वो कौन सी है, मांड है। इसी वजह से जो मारवाड़ जो महोत्सव है ना, उसको बोल देते हैं मांड महोत्सव के नाम से। और मारवाड़ जो महोत्सव है भाई, यह कौन से महीने में लगता है, तो अक्टूबर के महीने में लगता है। तो मारवाड़ महोत्सव लगता है अक्टूबर के महीने के अंतर्गत है। और कोलायत की बात करते हैं, तो कोलायत के अंतर्गत बात करते हैं तो कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील बीकानेर में। और यहाँ पे जो मेला लगता है वह कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा का पशु मेला लगता है झालावाड़ में। चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ लगेगा भाई, झालावाड़ के अंतर्गत लगेगा। तो यह भी कब लगेगा, कार्तिक के महीने में लगेगा है। तो ये कार्तिक के महीने में, ये कार्तिक के महीने में। और मारवाड़ महोत्सव कब का है भाई, तो ये अक्टूबर के महीने में लगता है। और इसको क्या बोलते हैं, मांड महोत्सव भी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं मांड महोत्सव। ये प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 16 कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर का मेला, कब आयोजित होता है। तो उसने पूछा है बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या सावन की पूर्णिमा। तो ये मेला कब लगता है भाई, बेणेश्वर धाम का मेला। सुनिए इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो बेणेश्वर धाम की बात करते हैं तो नदी आती है कौन सी, माही नदी और सोम नदी और कौन सी,
जाखम नदी। सोम माही जाखम, सोम माही जाखम का त्रिवेणी जो संगम है, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। नदी कौन सी है? यह है जाखम। यह कौन सी है? सोम। और उल्टे यू आकार में बहती कौन सी? माही। इन तीनों का जो संगम है ना भाई, इस संगम को क्या बोलते हैं? बणेश्वर धाम कहा जाता है। इस बणेश्वर धाम की बात करते हैं तो इस बणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो संत का नाम आएगा। वो संत कौन से हैं? संत मावजी। तो संत मावजी की बात करते हैं। संत मावजी ने बणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी वह की थी 1727 को की थी। 1727 को इस शिवलिंग की स्थापना की थी। लेकिन खास बात क्या है कि बणेश्वर जो धाम है ना, ये शिवलिंग क्या है? खंडित है। तो राजस्थान में एक तो खंडित देवी की पूजा होती है, वह तो कौन सी है? शीतला माता। और राजस्थान में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, वो कौन सा है? बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम की स्थापना कब हुई थी? 1727 को हुई थी। बणेश्वर धाम है वह कौन से गांव के अंतर्गत है? तो गांव का नाम है भाई नवाटापुरा। नवाटापुरा गांव है। तहसील कौन सी है? तो तहसील है आसपुर तहसील। और जिला कौन सा है? डूंगरपुर जिला है। तो डूंगरपुर जिला, आसपुर तहसील, नवाटापुरा गांव में 1727 को खंडित शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। और इसका नाम क्या है? बणेश्वर धाम है। तो बणेश्वर धाम का जो मेला लगता है, माँ से संत मावजी, माँ से नदी कौन सी? माही। माँ से कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। माँ तो माघ पूर्णिमा को लगता है। तो बणेश्वर धाम का मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं साथियों? इसे आदिवासियों का कुंभ भी बोल देते हैं। तो माँ तो यह मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। बणेश्वर धाम का मेला है। क्वेश्चन नंबर है 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, सुनिएगा और सॉल्व कीजिएगा। यह प्रश्न आया था कृषि अनुसंधान अधिकारी 2020 की भर्ती के अंतर्गत है कि बाड़मेर में इल्लोजी की बारात किस अवसर पे निकाली जाती है? तो इल्लोजी की सवारी है वो कौन से अवसर पे निकलती है साथियों? तीज के अवसर पे, या होली के अवसर पे, या गणगौर के अवसर पे, या दशहरे पे कब निकलती है? तो बात करते हैं साथियों, सबसे पहले होलिका को लेकर के हैं। ये जो होलिका थी, जो बात करते हैं हिरण्यकश्यप की बहन थी, और कहते हैं ये जलती नहीं थी, ये वरदान था कि जलती नहीं है, अग्नि के अंतर्गत है। तो होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई थी, और अग्नि बैठी तो वो प्रहलाद को जला रही थी। संयोग से क्या है, बात आती है, यह कौन सी तिथि की है? यह बात आती है जिस दिन होलिका का दहन करते हैं। होलिका दहन आप सबको पता होगा कब आती है? फाल्गुन की जो पूर्णिमा है, फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका का दहन करते हैं। तो इस दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी और जल गई थी। और संयोग से क्या था कि इसी दिन ही होलिका के घर बारात लेके आए थे। और वो बारात लेके कौन आए थे? ये आए थे इल्लोजी लेके आए थे। और इल्लोजी राजस्थान में से थे। कहाँ से थे दोस्तों? ये जोधपुर से थे। तो इल्लोजी को बारात लेके उसी दिन आना था। जब इल्लोजी आए और बारात लेके देखा तो होलिका जली पड़ी है, होलिका की तो राख पड़ी है। तो इल्लोजी ने होलिका की राख को अपने शरीर पे मल लिया था और कसम खाई थी कि मेरा घर, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हो रही, मैं उनकी मदद करूँगा, उनके घर बसाऊँगा। तब कहते हैं कि इल्लोजी को जो पूजते हैं ना, वो छेड़छाड़ वाले मन चले लड़के पूजते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि छेड़छाड़ के जो देवता हैं, जिनको जो रोमियो प्रवृत्ति वाले लड़के होते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, वो इनको अपना देवता मानते हैं। और इल्लोजी की सवारी भाई निकलती है, बाड़मेर से निकलती है। राजस्थान में इल्लोजी की बारात सवारी निकलती है। तो इल्लोजी की सवारी है वो कहाँ से निकलती है? कन्नाणा गांव से निकलती है। और कन्नाणा गांव कहाँ पे भाई? बाड़मेर में है। लेकिन कौन से त्यौहार पे निकलती है? तो होली के अवसर पे यह निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, राजस्थान में बूढ़ी तीज हमने पीछे पढ़ लिया है। बै से बूढ़ी, बै से भद्र। जो भद्र पुरुष होते हैं, वो कहते हैं बूढ़े होते हैं। लेकिन भद्र दो हो गए, भादवा भी हो गया, भादवा भी हो गया। लेकिन एक में क्या भादवे की कृष्ण की तीज है, एक में भादवे की शुक्ल की तीज है।
यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, जैसे जैसे कोई चीज़ सिकुड़ती है, बुजुर्ग होता जाता है, बुजुर्ग होता जाता है तो वस्तु काली पड़ने लगती है, यानी कि मुरझा जाती है। जैसे पहली बात है, बूढ़ा होता है वो बधिर पुरुष होता है, तो यहाँ भी बधिर आ गया, यहाँ भी बधिर आ गया। लेकिन अब है कन्फ्यूज क्या, कृष्ण और शुक्ल में। बूढ़ा होता है, बुजुर्ग होता है तो कोई चीज़ काली पड़ने लगती है, काली यानी कृष्ण है। तो भादवे की कृष्ण की तीज को बोलते हैं बूढ़ी तीज है। इसे 2-3 नाम देते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और इसे कजली तीज भी कहते हैं, इसे कजली तीज भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। इसे कजली तीज कहेंगे, इसे सातुड़ी तीज कहेंगे, इसे बड़ी तीज कहेंगे, इसे बूढ़ी तीज कहेंगे। और राजस्थान में सारी की सारी ये तीज कौन से ज़िले की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये है सिटी ऑफ स्टेपवेल, बावड़ियों का शहर, राजस्थान की छोटी काशी यानी कि बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ये सारे तीज राजस्थान में दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 सुनिएगा। राजस्थान में एक गांव में एक दूसरे पे पत्थर मार के होली मनाई जाती है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा गांव है जहां पे एक दूसरे को पत्थर मार गेर खेलते हैं? ये प्रश्न आया था महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2019 में प्रश्न पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। जोधपुर है, डूंगरपुर है, पाली है, अलवर के अंतर्गत है। कहाँ पे खेली जाती है भाई? तो राजस्थान के अंतर्गत देखो, जोधपुर के अंतर्गत तो है रोने बिलखने की गेर है, रोने बिलखने की गेर है। राजस्थान में रोने और बिलखने की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो डूंगरपुर में 2 जगह आती है, एक तो कौन सी, गलियाकोट है। डूंगरपुर में एक जगह और आती है, कौन सी, भिलुड़ा गांव है। गलियाकोट डूंगरपुर की तो कौन सी गेर प्रसिद्ध है भाई? गोबर की प्रसिद्ध है। और भिलुड़ा गांव डूंगरपुर में कौन सी गेर प्रसिद्ध है? पत्थर मार गेर है। तो पत्थर मार गेर आदिवासियों की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर के अंतर्गत है भाई। तो डूंगरपुर के कौन से गांव की है? भिलुड़ा गांव डूंगरपुर की मानी जाती है, जहां पे एक दूसरे को पत्थर मार के और खून निकालना शुभ मानते हैं। तो राजस्थान में भिलुड़ा गांव ये डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये कुछ है, कई प्रकार की राजस्थान में गेर आ जाती है, जिनको थोड़ी सी अपने चर्चा करें। जैसा कि आप तौर पे आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में एक आ जाती है देगची मार गेर, एक राजस्थान के अंतर्गत है पत्थर मार गेर, और एक राजस्थान के अंतर्गत है बाटा मार गेर, और आ जाती है रोने बिलखने की गेर है, राव रमणरी गेर है, और राव रमणरी गेर आ जाती है, रोने बिलखने की गेर आ जाती है, तलवारों की गेर आ जाती है। तो देगची मार गेर भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। पत्थर मार जो गेर है वह एक तो लाखोटा गांव, कनाना गांव, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक पत्थर मार जो गेर है वो भिलुड़ा गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, भिलुड़ा गांव डूंगरपुर की है। बाटा मार जो गेर है वह आहोर की प्रसिद्ध है, और ये आहोर कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। रोने बिलखने की जो गेर है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। राव रमणरी गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की जो गेर प्रसिद्ध है वो मेनारगाम उदयपुर की प्रसिद्ध है, मेनारगाम उदयपुर की है। इसके अलावा पढ़ेंगे अंगारों की गेर भी है, इसके अलावा कोड़ामार गेर भी है, इसके अलावा देवर भाभी की गेर भी है, देवर भाभी की गेर भी आ जाती है। इसके अलावा मुर्दों की गेर भी आ जाती है। अब अंगारों की जो गेर है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। कोड़ा मार मार के बीन देते हैं, तो कोड़ा मार गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाए की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। तीनों के तीनों कहाँ पढ़ते हैं भाई? ये तीनों के तीनों पढ़ते हैं अजमेर में हैं। तीनों गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की है। मुर्दों की कहाँ की गेर प्रसिद्ध है? तो बरूदनी गांव, तो बरूदनी गांव कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब आती है लठ मार। लठ व्यक्ति वही मारेगा जो क्या हो? ताकतवर हो, महावीर हो। तो श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है।
और श्री महावीर जी कहाँ पढ़ते हैं साथियों? करौली में पढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख गैर के अंदर राजस्थान में आ जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, किस हिंदू महीने में विक्रमी संवत महीने में तेजा दशमी बनाई जाती है? तो साथियों यह प्रश्न आया था LDC एग्जाम 2018 में, प्रश्न पूछा गया था तेजा दशमी कब आती है? आसोज, सावन, भाद्रपद, कार्तिक है। तो आसोज की दशमी, शुक्ल की दशमी को तो त्यौहार कौन सा आता है भाई? दशहरा आता है। सावन के दशमी को कोई विशेष त्यौहार इसमें नहीं आता है, भादवे, कार्तिक है। तो साथियों भादवे की शुक्ल की जो दशमी है, भादवे की शुक्ल की दशमी को कहा जाता है क्या? तेजा दशमी। एक बात तो ये है। और भादवे की शुक्ल की जो दशमी है ना, इसी दशमी के दिन एक मेला लगता है राजस्थान का नहीं देश का सबसे बड़ा खेजड़ी का वृक्ष मेला। तो उस मेले का नाम है खेजड़ी का वृक्ष मेला। और ये खेजड़ी का वृक्ष मेला कहाँ लगता है साथियों? जोधपुर में लगता है। भादवे की शुक्ल की दशमी को ही एक और त्यौहार आता है, और वह कौन सा है? सुगंध दशमी आती है। तो ये सुगंध दशमी है, यह जैन त्यौहार है, और इस दिन सुगंधित जो चीज़ें होती है उनकी सुगंध लेना शुभ मानते हैं। खेजड़ली का वृक्ष मेला, जहाँ पे माता अमृता देवी बिश्नोई ने समाज के 363 लोगों के साथ बलिदान किया था, उनकी याद में लगता है भादवे की शुक्ल की दशमी को जोधपुर में। और तेजा जी को नाग देवता ने डसा था और तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तो वो त्यौहार कौन सा है? तेजा दशमी आती है, जो कि भादवे की शुक्ल की दशमी को बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पर्युषण पर्व किस धर्म से आ जाता है? पर्युषण पर्व है, पर्युषण पर्व की बात करते हैं तो इसके बारे में, ये जो पर्युषण पर्व है साथियों कौन से धर्म से हैं? तो ये साथियों पर्युषण जो पर्व त्यौहार है, बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, ये है जैन त्यौहार है। जैन त्यौहार आ जाता है, पर्युषण पर्व है। ये LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अब बात करते हैं इस पर्युषण पर्व की क्या महत्ता है। तो सुनिए, सबसे पहले पर्युषण जो पर्व है, इस पर्व को कहते हैं क्षमा याचना का पर्व। इसे क्षमा याचना का पर्व भी कहते हैं कि इंसान ने जितनी भी जो गलती की है उससे, उस गलतियों के लिए वो अपने जैन तीर्थंकरों से, ईश्वर से उनकी माफ़ी चाहता है। तो पर्युषण पर्व कौन सा है? क्षमा याचना का पर्व आ जाता है। अगली बात करते हैं, यह त्यौहार जैनों के दिगंबर शाखा, श्वेतांबर शाखा में अलग अलग मनाया जाता है। तो इस त्यौहार का जो उद्देश्य है वो क्षमा याचना करना है। लेकिन कब बनाया जाता है? तो भादवे की कृष्ण की 12 से लेकर के भादवे की शुक्ल की पंचमी तक है। तो भादवे की कृष्ण की 12 से लेकर के भादवे की शुक्ल की पंचमी तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमा याचना करना है। अगर आपसे हिंदुओं का पूछे कि हिंदुओं का ऐसा कौन सा है जिसमें इंसान अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता है, तो हिंदुओं का ऐसी गलतियों से माफ़ी चाहने के लिए कौन सा जाता है? योगिनी ग्यारस आता है। तो हिंदुओं का त्यौहार कौन सा है? योगिनी ग्यारस है। आपसे मुस्लिम धर्म का पूछे कि इनका भी ऐसा कोई त्यौहार है क्या, तो सर जी ये रहा। मुस्लिमों का कौन सा है? शब्बे रात है, शाबान के महीने में शब्बे रात है। तो इस्लाम धर्म का तो है माफ़ी चाहने के लिए शब्बे रात। हिंदू धर्म का कौन सा? योगिनी ग्यारस। और जैन धर्म का कौन सा है दोस्तों? तो क्षमा याचना का पर्व है पर्युषण पर्व। यह जैन धर्म का त्यौहार आ जाता है। क्वेश्चन है 22 नंबर, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है साथियों? तो राजस्थान के अंतर्गत कौन सी जगह पे गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ध्यान रहे, इसको गुलाबी गणगौर भी कह सकते हैं, इसको हरियाली गणगौर भी बोलते हैं, इसको हरियाली गणगौर भी कहते हैं, इसको गुलाबी गणगौर भी कहते हैं। यह पूछा गया था प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में और RS परी 2016 में, दोनों में प्रश्न पूछा गया साथियों। तो राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर की मैं बात करूं दोस्तों, तो जोधपुर में तो है धींगा बेंतमार गवर है, धींगा बेंतमार गवर है। बूंदी में प्रतिबंध है वैसे। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है उदयपुर के अंतर्गत है, तो उदयपुर में है धींगा गवर है।
उदयपुर में है, धींगा गवर है, लेकिन नाथ द्वारा में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाथ द्वारा है। तो नाथ द्वारा के अंतर्गत बनाई जाती है। तो राजस्थान में जो गुलाबी गणगौर है, राजस्थान के अंतर्गत गुलाबी जो गणगौर है, राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंतर्गत, वैसे मैंने एक बार फैक्ट डाला था गुलाबी रंग का, उसमें कंप्लीट गुलाबी फैक्ट जानकारी मिलेगी है। गुलाबी रंग के जो वस्त्र पहनते हैं वह कौन सा संप्रदाय है साथियों? तो वह आ जाता है राम स्नेही संप्रदाय, जिसके अनुयायी गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, गुलाबी पोंचा कब भेंट करते हैं? जब पुत्री का जन्म होता है। तो पुत्री जब बेटी होती है तो बेटी के जन्म पे कौन सा पोंचा दिया जाता है? गुलाबी रंग का पोंचा भेंट किया जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत है, गुलाबी रंग से रंगवाया गया था किस शहर को? तो जयपुर को। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे राम सिंह द्वितीय ने इसको गुलाबी रंग से रंगवाया था है। और राजस्थान के हम बात करते हैं तो गुलाबी एक क्रांति भी आ जाती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस से है भाई? झींगा मछली से है और प्याज का उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के हैं। तो झींगा मछली और प्याज का उत्पादन बढ़ाया जाता है गुलाबी क्रांति के माध्यम से। गुलाबी रंग से रंगवाया गया था जयपुर को। बेटी के जन्म होने पे गुलाबी पोंचा भेंट करते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनता है कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है। चैत्र की शुक्ल की पंचमी को यह बनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को यह बनाई जाती है। इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज पैदा होती है तो आपको सुनिए। सबसे पहले इसके अंतर्गत मैंने एक बार डाला भी था, गणगौर का फैक्ट है। तो गणगौर एक आ जाती है बिना इसर की गवर, एक आती है धींगा गवर, एक है धींगा बेंतमार गवर, एक है काष्ठ की गवर, लकड़ी की गवर, और एक आ जाती है गुलाबी गणगौर है। तो गुलाबी गणगौर आती है, लकड़ी की गणगौर है, धींगा बेंतमार धींगा आती है। तो साथियों राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान में हम पढ़ते हैं गणगौर है भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। बिना इसर की जो गवर है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा बेंतमार गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में लकड़ी की जो गणगौर है, काष्ठ कला का प्रधान जो केंद्र है वह कौन सा है? बस्सी प्रसिद्ध है। और ये बस्सी कौन से वाला है दोस्तों? तो यह बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला प्रसिद्ध माना जाता है। और राजस्थान में गुलाबी गणगौर है, इसका जो प्रधान केंद्र बिंदु है तो वह कौन सा है साथियों? तो नाथ द्वारा माना जाता है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं आगे देखते हैं, सही सुमेलित करना है। यह प्रश्न SI भर्ती 2016 में आया था। इसमें क्या है, जितने जो वर्ष चलाए गए थे वो वर्ष दे रखे हैं और उनके कैलेंडर दे रखे हैं, वो कब चले थे, कौन कौन से कैलेंडर या वर्ष चलाए गए थे और वो कब चले थे, उनको मिलान करना है। जैसे मैं बात करूं, शक संवत है तो कनिष्क राजा ने अपने राज्याभिषेक की उपलब्धि के अंतर्गत शक संवत की शुरुआत कब की थी? 78 ईस्वी के अंतर्गत की थी है। तो इसका बन जाएगा डी। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क ने की थी। राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, उसकी खुशी के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत चलाया था। 57 ईसा पूर्व के अंतर्गत है। DC है। हिजरी सन 16 जुलाई 622 शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन है, मोहम्मद साहब ने चलाया था। मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 को। DCA है। गुप्त चंद्रगुप्त के द्वारा 319 ईस्वी के अंतर्गत गुप्त संवत चलाया था। तो DCAB इसका राइट आंसर क्या रहेगा? B रहेगा। यह प्रश्न दोस्तों SI भर्ती में पूछा गया है 2016 के अंतर्गत। तो यह वर्ष आपको याद करने हैं एग्जाम में कि कौन सा संवत कैलेंडर है, वो किसने चलाया और कब चलाया, याद करना है। जैसे
विक्रमी विक्रमादित्य है। हिजरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने चलाया था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया था, मोहम्मद साहब ने हिजरी चलाया था, विक्रमादित्य ने विक्रमी चलाया था, कनिष्क ने शक संवत चलाया था। तो डी सी ए बी है। अब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। यह प्रश्न आया था पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अक्षय तृतीया मैंने पहले आपको बता ही दिया है, आक बैसाख, अक्षय बैसाख, अक्षय तृतीया बैसाख की शुक्ल की तृतीया को बनाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने पहले आपको पीछे बताया था, पहला प्रश्न था शायद ये। निर्जला ग्यारस भी आ चुकी है भाई। पूरे दिन निर्जल के रहा जाता है, जेठ के महीने में तपती दोपहरी में व्रत किया जाता है, यह भी हमने पढ़ लिया है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल की ग्यारस को है, यह भी सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अक्षय तृतीया नहीं आती। शुक्ल पक्ष में कौन सी आती है भाई? गणगौर आती है। तो कौन सी आती है? गणगौर आती है। निर्जला ग्यारस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो आषाढ़ मास भी इसमें गलत हो रहा है। तो इसमें कौन से कथन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो ए बी आएगा इसके अंतर्गत, देख लो आप, ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी इसका राइट आंसर जाएगा, ए एंड बी है। तो साथियों ये थे प्रमुख त्योहार टॉपिक पे लगभग 2015 से लेकर के 2021 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हमने विश्लेषण किया है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ताकि आपको आगे पता चल जाए। तो इसी प्रकार से आप तैयारी रखो, क्योंकि लगभग एग्जाम में इसी पैटर्न को वो फॉलो करता है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना हार्ड नहीं है और मोस्टली आपने देख लिया होगा कई त्यौहार बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे गणगौर का त्यौहार हर एग्जाम में पूछा गया है, आखा तीज आई है, गणगौर आई है, निर्जला ग्यारस आ गई है, नाग पंचमी है और बुड्ढी तीज, बड़ी तीज है, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्पेशली आप एग्जाम के अंतर्गत पढ़ो ना, तो स्पेशली चैत का महीना, जेठ का महीना, सावन का महीना और भादवे का महीना, इनको अच्छे से कंठस्थ क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन त्योहारों, इन महीनों से बहुत सारे त्यौहार निकल कर आते हैं। और अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। अगले वीडियो में एक और टॉपिक लेकर के उस टॉपिक पे जितने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हम उसी की चर्चा करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है जीके विद राकेश जांगिड़, उसमें अपलोड कर दूंगा। साथ में उसमें अन्य जो जीके के फैक्ट हैं, अन्य जो सीरीज हैं, अन्य जो प्रश्नोत्तरी है, वह भी टाइम पे डालते रहते हैं। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।